दो पैरेलल वायर है, अगर इसमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसको वायर नंबर 1 कहता हूँ, इसको वायर नंबर 2 कहता हूँ। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो d है। तो अगर मैं करंट I1 के वजह से वायर I2 के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इस पॉइंट का नाम मान लेते P दे देते हैं, तो फील्ड एट पॉइंट P निकालूं, तो ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो वहीं से पास हो रहा है, तो उसके वजह से करंट की फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ये वाला वायर से वो कितना दूर पॉइंट है, और ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो इसके वजह से जो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 बाय 2πd। नेचर मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर निकालूंगा तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंट राइट साइड में, तो उसके वजह से डायरेक्शन निकलेगा वो क्रॉस नेचर का निकलेगा। अगर इसका छोटा सा पार्ट dl कंसिडर कर लिया जाए, dl लेंथ कंसिडर कर दिया जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ये dl करंट I2 इस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, आइडियल ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, डायरेक्शंस निकालोगे तो ये आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो फोर्स जो आएगा ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 वो लेफ्ट की तरफ आएगा। वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू वायर 1 का वैल्यू होगा आइडियल क्रॉस बी, मतलब आइडियल बी I2 इंटू लेंथ dl इंटू मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I1 बाय 2πd। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd इंटू dl, मतलब छोटा सा लेंथ, तो इतने छोटे से लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना है, तो किसी लेंथ L में कितना फोर्स लगेगा, तो इसी में dl की जगह L रख देंगे। तो अगर मान लीजिए ये तो फोर्स हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो उस dl से डिवाइड कर देंगे, तो वो टर्म हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, मतलब dl से डिवाइड कर दिए तो टर्म आया म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर फोर्स निकालना हो कभी तो फोर्स इक्वल टू ये वाला टर्म फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd लिखना है, इनटू जिस लेंथ पे निकालना है वो लेंथ मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये करंट की वजह से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता, ये पॉइंट मान लेते हैं O है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O खुद के करंट की वजह से 0 जो होगा इसके वजह से होगा, और उसके वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन हम निकालेंगे तो वो डॉट नेचर में डायरेक्शन आएगा, डॉट नेचर में डायरेक्शन आएगा, और वैल्यू होगी म्यू नॉट I2 बाय 2πd। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इस मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर के मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ जो पार्ट है छोटा सा लेंथ dl कंसीडर कर लेता हूँ, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है इसमें I1, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना है तो करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, अगर उसे घुमाएंगे तो ये जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर इस डेटा को निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो वो भी वही आएगा I इंटू डी एल, मतलब I1 इंटू डी एल इंटू बी, I1 इंटू डी एल इंटू बी, तो ये जो डी एल उससे डिवाइड कर देता हूँ तो डायरेक्टली फोर्स ऑन 2 पर यूनिट लेंथ आ जाएगा I1 B1 के जगह पे म्यू नॉट I2 बाय 2πd। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। ये डेटा और ये डेटा सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्शन, तो ये यहाँ पर कर रहा है अट्रैक्शन। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो कर रहा है अट्रैक्शन, और वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता तो क्या करेगा फिर, रिपल्सन। तो चलो लिखते हैं इतनी बातें।
एम्पियर्स ने बोला कि किसी भी क्लोज्ड लूप से अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, बी डॉट डी एल निकाला जाए, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। ऐसा उन्होंने बताया था। तो अगर कोई लूप है तो उसमें से मान लीजिए दो करंट ऊपर की तरफ 2 एम्पियर और 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और एक नीचे की तरफ 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, डी एल मतलब लेंथ, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ करंट, तो 2 + 5 और -3, मतलब म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4, ऐसा हो जाएगा। तो लिखेंगे इसके बाद में अकॉर्डिंग टू एम्पियर द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड लूप, the line integral of magnetic field through any closed loop, through any closed loop is always, through any closed loop is always equal to mu naught times of algebraic sum of total current passing through the loop, algebraic sum of total current passing through the loop, algebraic sum of total current passing through the loop, algebraic sum of total current passing through the loop, total current passing through the loop। नीचे ये डायग्राम बना देंगे। फिर लिखना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। अगर दो वायर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखा जाए, दोनों में बराबर बराबर करंट फ्लो कराया जाए, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी में म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 होगा। I1 की जगह और I2 की जगह दोनों जगह करंट बराबर रखा जाए, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, नीचे में जगह 2 पाई, डिस्टेंस की जगह भी 1 रखेंगे, ये कैंसिल होकर के ऊपर में जगह 2 × 10⁻⁻7। तो करंट के जिस अमाउंट में दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर जिसके बीच में सेपरेशन 1 मीटर हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना काम करना चालू कर दे, इतना न्यूटन पर मीटर काम करना चालू कर दे, उस अमाउंट ऑफ करंट को कहते हैं 1 एम्पियर करंट। तो लिखेंगे इस बात को, 2 infinitely long wire separated by 1 meter distance, 2 infinitely long wire separated by 1 meter distance, separated by 1 meter distance, have equal current, the amount of current for which, कॉमा लगा करके, the amount of current for which, the amount of current for which force per unit length on wire, force per unit length on wire becomes 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, force per unit length on wire becomes 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter. That amount of current is called 1 ampere current. That amount of current is called 1 ampere current. 1 ampere current। नीचे ऐसा डायग्राम बना करके ये बातें लिख डालना। नेक्स्ट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सिलेंडर।
इसमें पहला टाइप हुआ, अगर सॉलिड सिलेंडर हो जिसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, इसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह से करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। अब इसके वजह से निकालना है, तो इसके वजह से अगर हमको इनसाइड के पॉइंट पे निकालना हो, मान लेते हैं इस जगह में निकालना है, इनसाइड के पॉइंट पे, तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा होगा, इसका मतलब इनसाइड पॉइंट उस जगह पे निकालना है। तो यहाँ पर आर रेडियस का एक सर्कल कंसिडर करेंगे एम्पियर्स लूप, और उसके हिसाब से होना चाहिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। उस लूप के थ्रू पास होने वाला करंट की वैल्यू कितनी है, वो हो गया आई इनसाइड। तो टोटल एरिया में आई स्क्वायर आई फ्लो हो रहा है, तो इस लूप के एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, इस बात को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो 1 यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो होगा वो आई बाय पाई आर स्क्वायर ही फ्लो होगा। तो ये जो छोटा एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हो जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो जाएगा इनसाइड करंट। तो यहाँ पर इसकी जब लेंथ की निकालेंगे, तो लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएंगे म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के जगह पे आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि एक स्मॉल आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से डिवाइड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड पॉइंट पे जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, जिसमें ये टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इनसाइड वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अब अगर पॉइंट आउटसाइड का कोई हो, आउटसाइड मतलब एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी है, तो इस केस में इतनी बड़ी सर्कल जब हम कंसिडर करेंगे, तो इस सर्कल के अंदर जितना करंट पास हो रहा है वो तो आई ही पास हो रहा है। या सिंपली लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से जो आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो गया म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एक्सिस पे पहुँच जाएंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके अगर ग्राफ को बनाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ को बनाया जाए, तो अंदर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाए, उसके बाद ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैक्सिमम होगा एट सरफेस, और उसकी वैल्यू हो जाएगी, इस आर के जगह एक कैपिटल आर रख देंगे तो कैंसिल होकर के कैपिटल आर यहाँ बच जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये हो गया इसका ग्राफ। लेकिन अगर यही सिलेंडर सॉलिड होने की जगह हॉलो सिलेंडर हो जाए, दूसरा वाला केस हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में भी 2 केस होता है, एक होता है थीन, बहुत पतला थीन हॉलो सिलेंडर, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सरफेस के थ्रू ही फ्लो होगा, करंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के थ्रू फ्लो होगा।
अंदर में तो मटेरियल ही नहीं है, तो उसके थ्रू करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं उठता। चार्ज बिना मैटर का एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इनसाइड में हॉलो है तो इनसाइड में करंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बाहर वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाला पॉइंट अभी भी वैसा ही होगा। इसकी रेडियस कैपिटल आर, यहाँ से डिस्टेंस आर पे, आउटसाइड पॉइंट पे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई बाय 2πr इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट की किसी जगह पे बात करेंगे, इनसाइड मतलब डिस्टेंस जो एक्सिस से है वो रेडियस से छोटी है, तो यहाँ लूप कंसिडर करेंगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, और करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। इनसाइड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस जगह में जो इनसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ अगर बनाए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो जब तक कि सरफेस पे नहीं पहुंचते तब तक 0। सरफेस पे पहुंचने के बाद सडनली हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू वही होगी म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल आर, और उसके बाद फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आउटसाइड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में 0। ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसी में अगर हॉलो सिलेंडर है जिसके 2 रेडियस हो, मतलब ऐसे प्रकार का, एक रेडियस मान लीजिए ए, दूसरा रेडियस मान लीजिए बी, करंट फ्लो हो रहा आई, तो सवाल आपको पूछेगा इंटरनल रेडियस ए, एक्सटर्नल रेडियस बी। तो इस केस में क्या करेंगे, पूरी एक्सटर्नल बात करेंगे। अगर अभी भी पहले जैसा ही होगा, एकदम आउटसाइड में बात करेंगे। जब आर की वैल्यू बी से भी बड़ा हो, तो उस केस में डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। लेकिन अगर अब इसमें 2 केस अंदर में बनेगा, एक बिल्कुल अंदर और एक ए से बड़ा और बी से छोटा। अब बिल्कुल अंदर वाले पॉइंट पे एकदम इनसाइड की अगर बात करूं, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर इस रीजन में बात करा जाए, ये वाला रीजन में अगर बात करा जाए, तो फिर फर्क पड़ेगा। ये वाला रीजन में मतलब यहाँ से मान लो आर डिस्टेंस पे, जहाँ कंडीशन है कि जो आर जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ऐसे केस में अगर निकालना हो तो पहले हमें इनसाइड करंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। इनसाइड करंट की जगह टोटल करंट बाय टोटल वो एरिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर में, और इसके पॉइंट के जो अंदर मतलब का एरिया, मतलब ये वाला पार्ट, तो वो एरिया मतलब पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया इनसाइड करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड लगाएंगे। डी एल मतलब 2πr, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड का मतलब आई बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr, ऊपर में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा फील्ड का वैल्यू होगा। चलो लिख डालो। पहले मैं पढ़ाने वाली बात कर लेता हूँ, फिर सब पे सवाल करेंगे बाद में एक साथ। इधर ही बनाते हैं।
0 से जब तक ए तक नहीं पहुंच रहे तब तक वैल्यू 0। जब बी पे पहुंच जाएंगे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जब बी तक पहुंच जाएंगे? म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई बी। उसके बाद इनवर्सली रिलेशन टू आर, एकदम आउटसाइड में, आर ग्रेटर देन बी में, बी इक्वल टू 0, आर लेस देन ए में। अब सारा मैटर ए और बी के बीच में है। बताओ क्या होगा? आर ए और बी से के बीच में रहेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा? ग्राफ। तब यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। बताओ इसमें से कौन सा हो गया? लिख करके देखो, जो फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या आया? फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं इसे अलग अलग लिखता हूँ, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय आर लिखता हूँ। इसी को थोड़ा आगे लेके जाती है, पूरा टर्म को बार बार ना लिखते हुए के लिख लेता हूँ। सब कांस्टेंट है ना, बदलेगा तो नहीं आर के बदलने से। के इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू आर तो उसे कहते हैं स्लोप। कहते हैं ना स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं। तो यहाँ बी वाई एक्सिस पे है और आर एक्स एक्सिस पे है, तो डी वी बाई डी आर हो गया स्लोप। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो के, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 बाय आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या ये बात जमा? बताओ हाँ कि नहीं? इतना जमा तो पहले बताओ। एक्चुअली में y इक्वल टू अगर 1 बाई एक्स पे पावर n हो तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो था माइनस n बाई एक्स पे पावर n प्लस 1। तो उसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया यहाँ पर। r का पावर 1 है, ऊपर हो गया माइनस 1, नीचे में हो गया पावर 2 माइनस, और सामने का माइनस क्या हो गया? प्लस। अब ये स्लोप को देखो, r के बढ़ने से, a से r बड़ा होके b तक जा रहा है। r को जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे ये वाला टर्म बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा ना? तो जो कम होगा तो स्लोप उससे कम हुआ कि ज़्यादा? के प्लस कुछ टर्म है और जिसकी वैल्यू कम हो रही है, बराबर। आर के बढ़ने से क्या हो रही है? कम हो रही है। आर के बढ़ने से ये वाला टर्म को आप सोचो पहले, आर के बढ़ने से ये वाला टर्म कम हो रहा है कि ज़्यादा? कम हो रहा है, ठीक है। तो मान लो हमने 2 अलग अलग टर्म लिए, तो जो स्लोप हो गया k प्लस आर के बढ़ने से, k प्लस छोटा टर्म कम, ठीक है। और r को अगर कम किए, r को कम किए, ये वाला टर्म बढ़ गया, तो स्लोप k प्लस बड़ा टर्म। बताओ कौन सा स्लोप ज़्यादा है, ये वाला कि ये वाला? कौन सा स्लोप ज़्यादा है? नीचे वाला ना। तो आर के बढ़ने से स्लोप कम हो रहा है और आर के कम होने से स्लोप ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमको सिंपल बातें यहाँ से जो समझ में आई, जिनके पास लॉजिक होगा उनको समझ गया होगा। एक बार फिर से देख लो इस बात पे। तो आर बढ़ने से, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, स्लोप कम होगा और आर कम करने से स्लोप बढ़ेगा। इस लॉजिक को एक बार अच्छे से ध्यान रखो। समझ गए तो बताओ, फिर मैं आगे ग्राफ पे चलूँगा। ये लॉजिक बैठ गया। के में छोटा टर्म ऐड करेंगे और के में बड़ा टर्म ऐड करेंगे। तो बड़ा टर्म ऐड करेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, छोटा टर्म ऐड करेंगे तो कम छोटे टर्म ऐड करना है। जब आर बढ़ रहा है तो टर्म छोटा हो रहा है, बराबर। तो स्लोप इसका मतलब कम हो रहा है, स्लोप इसका मतलब कम हो रहा है। तो स्लोप कम हो रहा है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कांस्टेंट स्लोप का ये ग्राफ है।
कम होने वाले स्लोप का ये ग्राफ है, अब बढ़ने वाले स्लोप का ये ग्राफ है। कैसे? अभी स्लोप इस ग्राफ का कम है, अभी स्लोप इस ग्राफ का ज़्यादा है। इस ग्राफ का अभी स्लोप ज़्यादा है, बाद में स्लोप कम है। तो बताओ कौन सा फेवरेबल है? ये वाला ना। तो जो ग्राफ यहाँ पर बनाना है, नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है आई। एन जो है यह है टोटल नंबर ऑफ टर्न। एल जो हो गया वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, और आई जो है वो करंट है। तो पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शंस कैसे तय करना है? तो सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट को ध्यान से देखना है, और सोलेनॉइड के एकदम निचले हिस्से को देखना है। निचले हिस्से मतलब ये वाले पॉइंट को देखिए जो बना हुआ है, वहां से आपको डायरेक्शन पता चलेगा हमेशा। आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ करंट का जो एरो है वो बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा। बस ये बात समझ में आएगा, बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इस सोलेनॉइड को हम रिप्लेस कर देंगे ऐसे, नीचे वाले पॉइंट पे डॉट करंट। तो बाहर के तरफ आता हुआ नजर आ रहा है नीचे, इसका मतलब ऊपर जो है अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट को बोल देंगे क्रॉस करंट। मतलब ऐसे हम सोलेनॉइड को रिप्लेस करते हैं डायरेक्शंस पता करने के दृष्टिकोण से। ये हमको सोलेनॉइड पता चल गया। अब सोलेनॉइड में नीचे वाले पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है, ऊपर वाले पॉइंट पे करंट आ रहा है। तो जैसा करंट आ रहा है वैसा इस फिंगर को घुमा दो। अब नीचे वाले पॉइंट से ऐसे आ रहा है, ऊपर वाले पॉइंट से जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसा हुआ निकालो, सब ऐसा करो। डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हुआ। तो यहाँ से इधर की तरफ, और यहाँ से फील्ड इधर की तरफ। इसका मतलब नेट रूप से अगर देखो तो जिधर से फील्ड लाइन आ रहा है वो एंड साउथ एंड, जिधर से फील्ड लाइन निकल रहा है वो एंड नॉर्थ एंड। और सोलेनॉइड जो है से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो वापस घूम के फिर से इधर से आ रही है। तो इनसाइड में जो फील्ड है, जो इनसाइड पॉइंट पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होते, ऑलमोस्ट पैरेलल, यूनिफॉर्म। और आउटसाइड पॉइंट पे ये पूरा फैल जाता है। फैल जाता है तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए आउटसाइड पॉइंट पे टेंस टू जीरो, लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते, लगभग जीरो, क्योंकि जो फील्ड लाइंस निकलेगी सोलेनॉइड से वो बहुत दूर से भी घूम के आ सकती है, जस्ट बाजू से भी घूम के आ सकती है। इसलिए अंदर में तो इतना ही स्पेस है, सभी लाइंस को इसी स्पेस के बीच में रहना पड़ेगा, और बाहर में इस इतना स्पेस छोड़ करके पूरा यूनिवर्स से घूमने के लिए, इसलिए पूरा फील्ड लाइंस फैल जाता है। तो फैल जाता है तो डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि लगभग हम उसे क्या बोल देंगे, जीरो। बट एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलेंगे, अगर थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलेंगे। आप ध्यान रखना है स्टेटमेंट पे, ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। अब ये जो इनसाइड पॉइंट में जो फील्ड यूनिफॉर्म होगी उसका डेटा निकालना अगर है तो दो प्रकार के सोलेनॉइड होता है, एक होता है इनफाइनेटली लॉन्ग और एक होता है कुछ लेंथ वगैरह दिया हो। तो पहले लेंथ वगैरह जो दिया हो उसके लिए अगर देखना है, सेंटर पॉइंट पे अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आपको देखना हो, जरूरी नहीं कि सेंटर पॉइंट पे देखना हो, मान लो इस साइड के पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, तो इसका जो रेडियस है ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। इसके एक एंड को
इधर से मिलाना है, दूसरे एंड को इधर से मिलाना है। ये एंगल एक, जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट होता था, एक एंगल अल्फा एक एंगल बीटा, बस डायरेक्शन ऑफ सेल्स दोनों का अपोजिट है। इस बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखेंगे इन साइड में वो होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये सब जगह वैलिड है, चाहे इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड हो या फिर नॉर्मल वाला सोलेनॉइड हो। एक एंड के तरफ का एंगल अल्फा, दूसरे एंगल के तरफ का एंगल बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करना है, अल्फा और बीटा का सेंस अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो डी है उसका इसमें कहीं कोई रोल है साइन अल्फा और साइन बीटा निकालने में। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा जब निकालेंगे, साइन अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस यूज होगा और हाइपोटेनस ये डिस्टेंस यूज होगा, उसमें ये रेडियस लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से साइन बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगा, हाइपोटेनस ये डिस्टेंस होगा, उसमें भी डी लगेगा। तो डी का यूज होने वाला। अब इसमें कंडीशंस है, अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड हुआ, इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ और एट सेंटर निकालना हो, तो सेंटर के दोनों तरफ सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो जब इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तो वो एंगल अल्फा बड़ा होते होते 90 हो जाएगा और बीटा भी बड़ा होते होते 90 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री। तो उस केस में साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 प्लस 1 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अगर दूसरा कंसेप्ट आएगा एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली, एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ये सेंटर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब इधर की तरफ इनफाइनाइट, इधर की तरफ इनफाइनाइट, ये बीच पे निकालना था। अभी में कैसा है, एट वन एंड मतलब जो सोलेनॉइड है वो एक एंड पे हमको निकालना, दूसरे तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो जिस एंड पे निकालना वहाँ एक एंगल 0 हो जाता है, सिर्फ दूसरा एंगल जो है वो 90 हो जाता है। तो मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो बीटा की वैल्यू 90, साइन 0 0 साइन 90 1। तो उस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाई 2। तो एट वन एंड पे जो वैल्यू हो जाएगी वो इतना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाई 2। क्लियर हो गया बातें? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, आपको समझ जाएगा कि मैंने बोला कि सोलेनॉइड के एकदम अंदर में फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। वैल्यू सेंटर पे कितना है, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, और जैसे से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से पहले इस एंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाई 2। मतलब डेटा कम हुआ कि ज़्यादा, और बाहर चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो फैल जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाया जाए सोलेनॉइड के अंदर, तो सेंटर पे ऑलमोस्ट ये बहुत देर तक कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर से ये दोनों तरफ ऐसे 0 हो जाएंगे, ये एंड पॉइंट पे म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाय 2। फिर और बाहर जाते जाते 0 हो गया। ये हुआ सेंटर पॉइंट, ये हुआ सोलेनॉइड के दोनों तरफ, राइट एंड पॉइंट सोलेनॉइड का, ये लेफ्ट का एंड पॉइंट सोलेनॉइड का। चलो बना दो पूरा चीज़। हो गया, लिख दिए? फिर लिख लो एक छोटा सा पॉइंट है, टोरॉइड। इसको टोरॉइड कहते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न है,
ये सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस जगह में फील्ड टेंस टू 0, इधर भी फील्ड टेंस टू 0। टेंस टू 0 ने एग्जैक्ट 0 बोल सकते इसमें, क्योंकि जो फील्ड लाइन निकलती सब इसी में घुस जाती है। इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर इसकी रेडियस r हो जाए तो स्मॉल n हो गया n/2πr, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में हो जाएगी μ0 इंटू आई इंटू एन, मतलब μ0 इंटू आई इंटू n/2πr। ऐसा लिख लो टोराइड के बारे में। इसमें जितनी लाइंस भी यहाँ से निकलेगी वो सब के सब इधर अंदर से निकल जाती, इसलिए बाहर की तरफ जाती ही नहीं, इसको फैलने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट को एक जगह चिपका दिए तो जो इधर से निकलेगा दूसरी जगह निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी आउटसाइड कहलाया, और ये वाला पॉइंट भी डायग्राम देखने से इनसाइड है, बट ये भी आउटसाइड का ही पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बस इनसाइड, ये सब जितने भी पॉइंट है ये इनसाइड का पॉइंट है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिखना होता है। चलो इसके ऊपर अब सवाल अब कल करेंगे।